नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स में आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी, दहली अभिक्रिया ऊर्जा। जैसे हम जनरल डेफिनेशन दें तो हम जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ते हैं, तो हम एक परिभाषा पढ़ते हैं कि जब एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसका मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट है ना। डेफिनेशन क्या है? व्हेन लाइट एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन ए मेटालिक सरफेस, देन ड्यू टू इंसिडेंस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उन फोटोन्स ने क्या किया, उन इलेक्ट्रॉन्स को कैपेबल बना दिया, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि वो एटम के सरफेस से क्या हो गए, बाहर आ गए। उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी हमने उनको प्रोवाइड कर दी। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम वहां क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। और जो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, जो हर मेटल के लिए अलग अलग वेरी करती है, उसे हम कहते हैं कौन सी, दहली ऊर्जा कहते हैं, सॉरी कार्यफलन कहते हैं उस मेटल का, या वर्क फंक्शन कहते हैं। उसी तरीके से अपना जो टॉपिक है दहली अभिक्रिया ऊर्जा, वो भी यही है कि मिनिमम एनर्जी की हम बात करेंगे जो रिएक्शन को परफॉर्म करने में क्या करे, हेल्प करे, है ना। तो हमारा हेडिंग है आज का टॉपिक है हमारा दहली अभिक्रिया ऊर्जा। दहली अभिक्रिया ऊर्जा या थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी, थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी। ठीक है, देखो डेफिनेशन आती है, हमने कहा कि भाई दो पार्टिकल थे, सपोज दैट एक का मास m1 था, दूसरे का मास m2 था, इसने इससे टक्कर करी, यानी m1 द्रव्यमान का कण था, उसने m2 द्रव्यमान के स्थिर कण से टक्कर करी, और टक्कर करने के बाद नए हमारे पास मास बना दिए m3 और m4। ठीक है, तो टक्कर करने वाले कण की, जो कण टक्कर कर रहा है, टक्कर करने वाले कण की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल, जो पार्टिकल है टक्कर को एग्जीक्यूट कर रहा है ना, टक्कर करने वाले कण की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिससे उत्पाद कण, यानी जो प्रोडक्ट बन रहे उत्पाद कण शून्य संवेग से उत्पन्न हो, यानी जीरो मोमेंटम हो। यानी डेफिनेशन आ गई, टक्कर करने वाले कण की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा दहली अभिक्रिया ऊर्जा कहलाएगी, थ्रेशोल्ड रिएक्शन कहलाएगी, जिससे उत्पाद कण यानी प्रोडक्ट जो बन रहे हैं m3 और m4 शून्य संवेग से उत्पन्न हो। तो जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इस पार्टिकल की, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, दहली अभिक्रिया ऊर्जा कहलाएगी। सिंपल। अब उस थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी के लिए यदि हमें एक्सप्रेशन निकालना है तो वही रूल जो हम बाहर पढ़ते आए हैं अभी तक, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ फोर मोमेंटम का रूल हम काम में ले सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ फोर मोमेंटम क्या कहता है कि भाई पहले के लिए अगर मैं कह दूं मोमेंटम p1 म्यू है, दूसरे के लिए कह दिया मैंने कितना है, p2 म्यू है, रिएक्शन के बाद p1 म्यू डैश है, और इसके लिए कितना है, p2 म्यू डैश है। तो ये हमारे पास रूल आ गया, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ फोर मोमेंटम। या मैं इसको क्या कह दूं, रिएक्शन से पहले मोमेंटम मैंने कह दिया p म्यू टोटल मोमेंटम, रिएक्शन के बाद टोटल मोमेंटम कह दिया मैंने p म्यू डैश कह दिया। तो और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था p म्यू का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर है। माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। इसका मतलब p म्यू का स्क्वायर जो है वो बराबर आएगा किसके, p म्यू डैश के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है ना। इन दोनों का एडिशन मैंने मेंशन किया किससे, p म्यू से, और टक्कर के बाद कुल चतुर्विम संवेग फोर मोमेंटम मैंने मेंशन किया p म्यू डैश से। तो देखो p1 म्यू कितना होगा, p1 म्यू होगा हमारे पास कितना, p1 म्यू इक्वल टू वैल्यू आ गई, टक्कर करने वाले कण का संवेग आ गया और उसकी ऊर्जा आ गई आयोटा E1 अपॉन वैल्यू आ गई c। p2 म्यू कितना होगा, p2 म्यू होगा, वैल्यू आ गई, p2 म्यू आ गया। हमने कहा दूसरा कण कैसा है, स्थिर है, वैल्यू आ गई आयोटा आ गया, E2 आ गया, अपॉन वैल्यू आ गई c। p1 म्यू डैश कितना आ गया, वैल्यू आ गई p1 डैश और वैल्यू आ गई आयोटा। इसको मैंने कह दिया m3 मास है ना, इसको मैंने कह दिया इसको p3 दे देते हैं अपन, है ना, या p1 डैश दे दूं, है ना। तो वैल्यू आ गई E1 डैश आ गया और अपॉन वैल्यू आ गई c। और p2 म्यू डैश जो है वो कितना बन गया, वैल्यू आ गई p2 डैश आ गया और वैल्यू आ गई आयोटा और वैल्यू आ गई E2 डैश अपॉन वैल्यू आ गई c।
ठीक है। अब इन दोनों का यदि मैं एडिशन करूं तो मैंने क्या कहा था कि रियल वैल्यू को रियल से मल्टीप्लाई कर जोड़ना है और इमेजनरी को इमेजनरी से जोड़ना है। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख दूं, यानी हमें वैल्यू निकालनी है P1 म्यू प्लस में वैल्यू आ गई P2 म्यू, इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके, P1 म्यू डैश का स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई P2 म्यू डैश का स्क्वायर। P1 म्यू प्लस P2 म्यू अगर ऐड करें तो देखो वैल्यू कितनी बनेगी, ऐड करें तो वैल्यू बनेगी हमारे पास P1 आ गया और आयोटा अपॉन सी और वैल्यू आ गई कितना, आयोटा अपॉन सी और वैल्यू आ गई E1 प्लस E2 आ गया, E1 आ गया प्लस वैल्यू आ गई E2 आ गया। ठीक है। और राइट साइड में यदि मैं ऐड करूं तो वैल्यू कितनी बनेगी, राइट साइड में ऐड करें तो वैल्यू आ गई P1 डैश प्लस वैल्यू आ गई P2 डैश और वैल्यू आ गई आयोटा बाई सी और वैल्यू आ गई E1 डैश प्लस वैल्यू आ गई E2 डैश। ठीक है। और इसका क्या करना है, हमें दोनों तरफ करना है स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर करें, सॉल्व करें इसको, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। स्क्वायर करके यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू क्या बनेगी, है ना, मैंने कहा था रियल को रियल से मल्टीप्लाई करना और इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करना है। वैल्यू बनेगी P1 स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर -1 बना, वैल्यू आ गई E1 प्लस में वैल्यू आ गई E2 इसका होल स्क्वायर आ गया और अपॉन में वैल्यू आ गई C स्क्वायर आ गया। ठीक है। इक्वल्स टू वैल्यू आ गई। हमने कहा थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी पढ़ रहे हैं तो हमने कहा टक्कर करने वाले कण न्यूनतम शून्य संवेग से उत्पन्न हो तो मोमेंटम कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो इक्वल्स टू वैल्यू आ गया हमारे पास कितना बना, माइनस आ गया और वैल्यू आ गई E1 डैश प्लस E2 डैश, E1 डैश प्लस में वैल्यू आ गई E2 डैश और इसका स्क्वायर आ गया, अपॉन में वैल्यू आ गई, इक्वेशन आ गई। इसी इक्वेशन को क्या ले सकते हैं हम, P1 स्क्वायर आ गया, C स्क्वायर आ गया, माइनस वैल्यू आ गई E1 स्क्वायर, माइनस वैल्यू आ गई E2 स्क्वायर, माइनस वैल्यू आ गई ट्वाइस E1 और वैल्यू आ गई E2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस, इसको मैंने लिख दिया E डैश का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। यानी ये वैल्यू कितनी बनी देखो, E डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई E1 स्क्वायर प्लस वैल्यू आ गई E2 स्क्वायर और माइनस अपन ने कॉमन निकाल लिया प्लस ट्वाइस E1 E2 माइनस वैल्यू आ गई P1 स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखो रिलेशन पढ़ते हैं हम, कौन सा रिलेशन पढ़ते हैं हम, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। ठीक है। कितना होता है एनर्जी रिलेशन, मोमेंटम रिलेशन होता है E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल्स टू M स्क्वायर C रेज़ टू पावर 4। तो इसका मतलब E1 स्क्वायर P1 स्क्वायर और वैल्यू कितनी आ गई, M1 स्क्वायर आ गया। ठीक है। और यदि मोमेंटम 0 है, मोमेंटम 0 है तो रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए हम क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी होती है हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो सेकंड जो पार्टिकल हमने लिया M2 मास का जो पार्टिकल लिया वो हमने कैसा लिया, स्टेशनरी लिया, है ना, 0 लिया था उसका मोमेंटम। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब क्या हुआ, उसकी टोटल एनर्जी जो है E2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर बनेगी, M2 और वैल्यू आ गई C स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टोटल एनर्जी किसके फॉर्मेट में होगी, रेस्ट मास एनर्जी फॉर्मेट में होगी। इसी तरीके से E डैश इक्वल्स टू हमने क्या लिया, E1 डैश प्लस में वैल्यू आ गई E2 डैश इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ गई, M3 C स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई T3 और प्लस में वैल्यू आ गई M4 C स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई T4। या T4 क्या है, काइनेटिक एनर्जीज है ना। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई, M3 प्लस में वैल्यू आ गई M4 इंटू वैल्यू आ गई C स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई T3 प्लस में वैल्यू आ गई T4। थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी के डेफिनेशन में हमने कहा कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, 0 मोमेंटम से उत्पन्न हो, शून्य संवेग से उत्पन्न हो। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो अपने पास कितनी आएगी, 0 आएगी। दैट मीन्स E डैश की जो वैल्यू है, E डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना, M3 प्लस में वैल्यू आ गई M4 और इंटू वैल्यू आ गई C स्क्वायर। थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी किसके लिए डिफाइन करेंगे हम, टक्कर करने वाले कण की, है ना। तो वैल्यू कितनी आ गई, M1 C स्क्वायर प्लस में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कहलाएगी कौन सी रिएक्शन एनर्जी, थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी। तो देखो ये सारी वैल्यूज हम क्या करें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, है ना। इस इक्वेशन में पुट करें तो देखो वैल्यू क्या बनेगी, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, यही इक्वेशन आ जाएगी। E डैश का स्क्वायर कितना बना, वैल्यू आ गई M3 प्लस में वैल्यू आ गई M4 इसका स्क्वायर आ गया और इंटू में C स्क्वायर है तो वैल्यू कितनी बन गई, C रेज़ टू पावर 4 बन गया। ठीक है। E1 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर C स्क्वायर, E1 स्क्वायर में ये कितना बना, M1 स्क्वायर C रेज़ टू पावर 4 बन गया। ठीक है। E2 कितना है, M2 C स्क्वायर
प्लस में वैल्यू आ गई m2 स्क्वायर c रेज़ टू पावर 4 बन गया, प्लस ट्वाइस E1 E2 ट्वाइस आ गया, E1 की वैल्यू है m1 c स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गई थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी, और E2 की वैल्यू आ गई m2 और इनटू वैल्यू आ गई c स्क्वायर। ठीक है, या ये इक्वेशन क्या बनी, m3 प्लस m4 का होल स्क्वायर इंटू c रेज़ टू पावर 4। इसको क्या लिख दूं, ऐसे लिख दूं मैं m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई ट्वाइस m1 m2 c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, c रेज़ टू पावर 4 क्या आ गया, कॉमन आ गया, प्लस में वैल्यू आ गई ट्वाइस m2 और वैल्यू आ गई t आ गया, th आ गया और वैल्यू आ गई c स्क्वायर आ गया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी की। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं हम इसको कैसे, यानी वैल्यू आ गई ट्वाइस m2 TTH और वैल्यू आ गई c स्क्वायर, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना, c स्क्वायर तो कैंसिल कर दें, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, वैल्यू कितनी बनी m3 प्लस में वैल्यू आ गई m4, इसका होल स्क्वायर आ गया, इंटू वैल्यू आ गई c स्क्वायर और माइनस वैल्यू आ गई m1 प्लस में वैल्यू आ गई m2 का स्क्वायर और वैल्यू आ गई c स्क्वायर। ठीक है, या ट्वाइस m2 TTH, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी वैल्यू आ गई m3 प्लस m4 प्लस m1 प्लस m2 और वैल्यू आ गई m3 प्लस m4 माइनस m1 माइनस m2 और इंटू वैल्यू आ गई c स्क्वायर। ठीक है, हमने कहा था कि रिएक्शन कैसे हो रही है, m1 प्लस m2 मिलकर क्या बना रहे हैं, m3 प्लस में वैल्यू आ गई m4। तो ये तो मास हुआ आफ्टर द रिएक्शन और ये मास हुआ बिफोर द रिएक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया, m3 प्लस m4, m3 प्लस m4 माइनस वैल्यू है m1 माइनस m2, यानी आफ्टर द रिएक्शन बिफोर द रिएक्शन। इसको मैंने लिख दिया किससे, मास और डिफरेंस से मेंशन कर दिया, किससे, डेल्टा m से मेंशन कर दिया। तो इसका मतलब यहां से डेल्टा m से मेंशन कर दूं तो m3 प्लस m4 की वैल्यू कितनी बनेगी, m3 प्लस m4 की वैल्यू बनेगी डेल्टा m प्लस वैल्यू आ गई m1 प्लस m2, तो दैट मीन्स ट्वाइस m2 TTH इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, ये कितना बना, वैल्यू आ गई m3 प्लस m4 प्लस वैल्यू आ गई m1 प्लस m2 और ये वैल्यू आ गई डेल्टा m और इंटू वैल्यू आ गई c स्क्वायर। ठीक है, एक दो स्टेप और सॉल्व कर लें हम इसको। और सॉल्व करें इसको तो वैल्यू कितनी बनी, ट्वाइस m2 TTH इक्वल्स टू वैल्यू आ गई m3 प्लस m4 इक्वल्स टू कितना है, वैल्यू आ गई डेल्टा m प्लस m1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस m2 और इंटू वैल्यू आ गई डेल्टा m और इंटू वैल्यू आ गई c स्क्वायर, या ट्वाइस m2 TTH थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई, वैल्यू कितनी बनी, वैल्यू बन गई देखो 2m1 आ गया या 2m2 आ गया, 2m1 आ गया प्लस में वैल्यू आ गई डेल्टा m और इंटू वैल्यू आ गई डेल्टा m इंटू c स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी की वैल्यू आ गई, थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी क्या आ गई, TTH इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल्टा m, 2m2 से डिवाइड कर दें, 1 प्लस m1 अपॉन m2 प्लस वैल्यू आ गई डेल्टा m अपॉन वैल्यू आ गई ट्वाइस m2 और इंटू वैल्यू आ गई c स्क्वायर। ये कहलाती है हमारे पास थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी, है ना। तो जनरल सी बात है, हम कह रहे हैं टक्कर करने वाले कण की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिससे उत्पाद कण शून्य संवेग से उत्पन्न होते हैं वो दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा कहलाती है। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।